गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाइनल अकाउंट्स, इस चैप्टर का आज हम सम नंबर 7 करेंगे। तो दोस्तों क्विकली टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने होना चाहिए। मैं बुक में से क्वेश्चन रीड करते हुए आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और बाद में दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को हम अटेम्प्ट करेंगे। पहली लाइन में लिखा है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 2015। दोस्तों, पंकज की 31 मार्च 2015 की डिटेल्स यानी कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट इसको यूज करके यानी इसका इस्तेमाल करके आपको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स। तो दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है ताकि हम डायरेक्टली एंट्री कर सकें। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पंकज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पंकज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 2015। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। दोस्तों, हम एडजस्टमेंट्स पे फोकस करते हैं ताकि हमें एडजस्टमेंट्स की टिक करनी होती है। ये बात मैं आपको लास्ट सेशन में समझा चुका हूं। आज आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि हम टिक क्यों करते हैं। पहला एडजस्टमेंट, दोस्तों पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको वो एडजस्टमेंट अभी नहीं पढ़ के नहीं बताता हूँ, उसका पूरा ट्रीटमेंट ही हम करेंगे जब हम एडजस्टमेंट्स पर पहुंचेंगे। अभी हम सिर्फ एडजस्टमेंट की टिक कर रहे हैं। अभी क्लोजिंग स्टॉक की कोई टिक नहीं होगी क्योंकि इसकी एक एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड करते हैं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं, और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं। हम इसकी कोई टिक नहीं करेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किसी में प्लस या किसी में माइनस नहीं होता। सेकेंड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस। दोस्तों, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस, आपको परचेजेस पर एक टिक करनी होगी और परचेजेस के साथ साथ आपको एक टिक करनी होगी क्रेडिटर्स पे, क्योंकि परचेज का क्रेडिटर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक ट्रीटमेंट आप परचेज में करेंगे, दूसरी ट्रीटमेंट आप क्रेडिटर्स में करेंगे। तीसरा एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। दोस्तों, क्वेश्चन में आपको परचेज रिटर्न दिया है, उस पर आपको एक टिक करनी है और फिर से क्रेडिटर्स पर आपको एक टिक करनी है, यानी क्रेडिटर्स पर 2 टिक हो गई सर। उसके बाद लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। दोस्तों, सेल्स पर एक टिक करनी होगी और सेल्स से डायरेक्ट कनेक्शन है डेटर्स का, तो दोस्तों डेटर्स पर आपको एक टिक करनी होगी। उसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। दोस्तों, एक टिक आपको सेल्स रिटर्न पे करनी है और एक टिक आपको डेटर्स पे करनी है, क्योंकि सेल्स रिटर्न का डेटर से डायरेक्ट कनेक्शन है। आगे सर, आउटस्टैंडिंग वेजेस। दोस्तों, वेजेस पर आपको एक टिक करनी है। सारी चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएंगी। वेजेस आपको 1 2 3 4 5 6 8 नंबर की डिटेल मिलेगी ऊपर से सर। उसके बाद लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दिया। दोस्तों, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए यानी गुड्स गए और वो सेल नहीं है, तो हम परचेज में से माइनस करते हैं। परचेज पर आपको एक टिक और करनी होगी। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दोस्तों, अगेन पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करेंगे यानी गुड्स गए, पर ये कोई सेल्स नहीं है, दिस इज अदर देन सेल्स, तो परचेज पर आपको एक और टिक करनी है। आगे दोस्तों
लास्ट एडजस्टमेंट। अब ये लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, मशीन को इंस्टॉल करवाया, उसके लेबर चार्जेस पे किए, लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस। पहले तो दोस्तों ये समझ लो, लेबर का मतलब वेजेस। आपने मशीन को इंस्टॉल करवाने का पेमेंट किया, एक्चुअली मशीन की वैल्यू में ऐड होना चाहिए। मैं आपको जनरल एंट्री चैप्टर में डिटेल में सिखा चुका हूं। मशीन को इंस्टॉल करवाने का खर्चा मशीन की वैल्यू में ऐड होना चाहिए। गलती से आपने लेबर चार्जेस में लिखा है तो एक टिक आप वेजेस में करें, वहां से आपको माइनस करना होगा, और एक टिक आप मशीनरी पे करें क्योंकि आपको मशीनरी में ऐड करना होगा। सर सारे एडजस्टमेंट की टिक हो गई? यस दोस्तों, अब हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को जो हमने प्रिपेयर किया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें इसको पुट करेंगे, सही ठिकाना ढूंढेंगे और उसकी एंट्री शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखा है कैपिटल एंड ड्राइंग। दोस्तों कैपिटल एंड ड्राइंग बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। सबसे पहली डिटेल लिखी जाती है कैपिटल। दोस्तों कैपिटल में कुछ चीजें ऐड की जाती हैं, तो ऐड करने के लिए 2-3 लाइन में छोड़ देता हूं, उसमें से हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। आप जानते हैं कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो आपको क्वेश्चन में जो 6 लाख दिया गया है वो कैपिटल है, और दोस्तों 18,000 इज योर ड्राइंग्स। उसके बाद दोस्तों परचेजेस एंड सेल्स। अब परचेजेस एंड सेल्स आप कहाँ लिखते हैं? परचेजेस एंड सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। डेबिट साइड आप परचेजेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड आप सेल्स लिखते हैं। अब सर हमें बहुत सारी जगह छोड़नी है। दोस्तों जगह छोड़नी है वो बाद में हम देखते हैं। सर अभी छोड़ दें? बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सर अमाउंट तो लिख दो। परचेज की अमाउंट, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज की अमाउंट 9 लाख रुपीज होगी और दोस्तों सेल्स की अमाउंट 15 लाख रुपीज होगी। दोस्तों बहुत ध्यान देना, परचेज पर 3 एडजस्टमेंट हैं। उसमें एक एडजस्टमेंट परचेज पे पहले ट्रीटमेंट करेंगे उसकी हम। उसके बाद दोस्तों हम इसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। परचेज रिटर्न पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो एडजस्टमेंट है, तो परचेज रिटर्न जहां लिखेंगे उस पर एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ देंगे। एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ने के बाद हमें जो भी अमाउंट मिलेगी वो हम परचेज में से माइनस करते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ एक एडजस्टमेंट की जगह छोड़ी है मैंने परचेज के लिए, ये जो एडजस्टमेंट की जगह छोड़ी है वो परचेज रिटर्न का एडजस्टमेंट है। दोस्तों हमें एक नेट अमाउंट मिलेगी, उस नेट अमाउंट में से हमें 2 एडजस्टमेंट और करने हैं। तो हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए एक लाइन छोड़नी होगी, दिस वन, और एक और एडजस्टमेंट के लिए, तीसरे एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइन छोड़नी होगी, दीज 2 लाइन्स। सर बहुत खतरनाक था, एक आखिरी बार समझाता हूं। ये परचेज के एडजस्टमेंट नंबर 1 के लिए मैंने एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद दोस्तों परचेज रिटर्न में एडजस्टमेंट है, ये तो आप जानते हो, परचेज रिटर्न यहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ तक आप अमाउंट लाओगे। अब आपको फिर से 2 एडजस्टमेंट और करने हैं, तो हमने 2 एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर प्लेस बुक कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। सर जबरदस्त। दोस्तों मेहनत का काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। सर आगे बढ़े? यस दोस्तों, जगह छोड़ दी है, अब हम सिक्योर हो गए हैं, परचेज के सारे एडजस्टमेंट हम अच्छे से कर लेंगे। अब सेल्स की बात करते हैं। दोस्तों सेल्स पर एक एडजस्टमेंट है तो उसकी हम यहाँ टिक करते हैं, यानी जगह छोड़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। सर उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। दोस्तों सेल्स रिटर्न इनर कॉलम में लिखेंगे।
क्योंकि सेल्स रिटर्न पर भी एक एडजस्टमेंट है और उसका आंसर आने के बाद सेल्स में से हम वो अमाउंट को माइनस करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। सर आप इतनी सारी बातें एक साथ कैसे बोलते हो? दोस्तों आपको भी प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे आपको भी ये प्रैक्टिस होगी। जब आप आगे देखोगे कि मैं यहाँ पर कैसे डिटेल्स पुट करता हूँ, आपकी क्लैरिटी 100% होगी। बिल्कुल चिंता मत करो। सर आगे बढ़ें? यस दोस्तों। सर उसके बाद लिखा है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमने रेडी करके रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, स्क्रीन पर देख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 60,000, सॉरी सर पहले परचेज रिटर्न है, ठीक है दोस्तों। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, स्क्रीन पर देख सकते हो सेल्स रिटर्न। सर उसके बाद दिया है स्टॉक, दोस्तों ब्रैकेट में उसकी डेट देखो सर 14 और हमारा क्वेश्चन है 31 मार्च 2015, यानी ये क्वेश्चन है 1414 से 31 मार्च 15 का। यहाँ का आपको जो स्टॉक दिया है ये ओपनिंग स्टॉक होगा। कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। तो दोस्तों ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ लिखते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले लिखते हैं, तो मैंने उसके लिए एक लाइन पहले से छोड़ के रखी थी। सर ओपनिंग स्टॉक इज 90,000। यस दोस्तों। इसके बाद कैरेज इनवर्ड, दोस्तों कैरेज इनवर्ड ऐसा एक्सपेंस है जो परचेज करते वक्त होता है। दोस्तों कैरेज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा, कैरेज इनवर्ड। यस 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। जिस पर एडजस्टमेंट होगा, यानी हमने टिक करके रखी होगी, उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। जिस पर एडजस्टमेंट नहीं होगा उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे। देखो इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हमने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा। सैलरी 1,80,000 सैलरी। सैलरी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी 1,80,000। उसके बाद वेजेस, दोस्तों वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर इस पर दो टिक हैं, तो दोस्तों 60,000 लिखा। लास्ट सेशन में सिखा चुका हूं, एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ूंगा, उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट होंगे दो दो लाइन और छोड़ूंगा, कुल मिला के 3 लाइन छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा का मतलब क्या? 3 लाइन वेजेस के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, ताकि नेक्स्ट डिटेल हम 3 लाइन के बाद लिखें। सर अब समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। सर ऑफिस एक्सपेंस, दोस्तों ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाते हैं। टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस आर 1,20,000 ऑफिस ऑफिस एक्सपेंसेस 1,20,000। उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। सर डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, दोस्तों ध्यान से सुनो, रिसीव्ड है, क्या है? रिसीव्ड है, तो ये हमारी इनकम है। इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। सर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, दोस्तों रिसीव्ड है यानी ये हमारी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटर कॉलम में लिखा जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में। उसके बाद दोस्तों कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड है यानी हमारी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिख रहा हूं, आप देख रहे हो, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। सर उसके बाद है बैंक लोन,
दोस्तों बैंक से हमने लोन ली है, हमारी लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में लोअर हाफ में हम लिखेंगे 10% बैंक लोन। दोस्तों आउटर कॉलम में 3 लाख रुपीस। उसके बाद लिखा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 22,500 एडजस्टमेंट नहीं है यानी आउटर कॉलम में। सर डेटर्स, दोस्तों डेटर्स को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं क्योंकि हमारी वो एसेट है, क्योंकि ये करंट एसेट है तो हम लोअर हाफ में लिखते हैं। सर डेटर्स पर 2 टिक हैं, तो दोस्तों क्योंकि उस पर 2 टिक कर चुके हैं हम, तो इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। एक टिक के लिए 1 लाइन छोड़ेंगे, दूसरी टिक के लिए 2 लाइन छोड़ेंगे। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लाइन छोड़ने के लिए क्या सोचते हैं, लाइन कैसे छोड़ी जाती है। एक एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन छोड़ी जाती है, उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं हर एडजस्टमेंट की 2 लाइन एडिशनली छोड़ी जाती है। एक एडजस्टमेंट 1 लाइन, दूसरा एडजस्टमेंट 2 लाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट। दोस्तों सर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। दोस्तों बिल्स रिसीवेबल भी बैलेंस शीट में एसेट साइड ही लिखा जाता है, डेटर्स के नीचे लिखता हूं क्योंकि ये करंट एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स 45,000 एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में। उसके बाद दोस्तों क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। करंट लायबिलिटी है तो लोअर हाफ में लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखेंगे। 2 एडजस्टमेंट है तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 लाइन छोड़ दी जाएगी। एक एडजस्टमेंट की 1 लाइन, उसके बाद एक एडजस्टमेंट की 2 लाइन। आउटस्टैंडिंग रेंट। दोस्तों ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग रेंट आपने कहां सुना है? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सुना है। दोस्तों आउटस्टैंडिंग रेंट यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ध्यान से सुनो, सर हमको इसकी 2 ट्रीटमेंट आती हैं। एक ट्रीटमेंट हमको आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सर हम एक्सपेंस के अंदर इसको ऐड करते हैं, ये ट्रीटमेंट हम जानते हैं। एक ये ट्रीटमेंट हम जानते हैं, और दोस्तों दूसरी ट्रीटमेंट हम जानते हैं बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ये दूसरी ट्रीटमेंट जानते हैं। तो सर ये तो ट्रायल बैलेंस में है, और आपने लास्ट सेशन में सिखाया है ट्रायल बैलेंस की एक ही एंट्री होती है। अब ये वाली ट्रीटमेंट क्रेडिट ट्रीटमेंट है, और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली ट्रीटमेंट डेबिट ट्रीटमेंट है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रीटमेंट करें? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट है कि क्रेडिट है? सर क्रेडिट है, तो दोस्तों ये वाली एंट्री नहीं करेंगे और क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट करेंगे। यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ में आना चाहिए, हम सिर्फ एक एंट्री करते हैं, इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि हम कौन सी एंट्री करें। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ कोई ट्रीटमेंट करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। सर समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 71,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 75,000 एडजस्टमेंट नहीं है, कोई टिक नहीं है तो आउटर कॉलम में। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, दोस्तों ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखेंगे। स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस 9,000 क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है
टिक नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। सर उसके बाद मशीनरी, दोस्तों मशीनरी हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि हमारी ये नॉन करंट एसेट है। कितनी अमाउंट है? 1,35,000। दोस्तों इस पर एक एडजस्टमेंट है, टिक है, तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। दोस्तों टिक करने का महत्व, इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया? देखो अभी समझ में आएगा। उसके बाद है बिल्डिंग। दोस्तों बिल्डिंग भी हमारी एसेट है, इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड अपर हाफ में लिखेंगे क्योंकि ये हमारी नॉन करंट एसेट है 4,50,000। पर सर इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे बाहर लिखो। दोस्तों टिक करने का इंपॉर्टेंस समझो। अगर हमने मशीनरी में कोई टिक नहीं की होती तो गलती क्या होती? बिल्डिंग को हम गलती से यहाँ लिख देते, फिर हम मशीनरी का एडजस्टमेंट कब करते, कैसे करते? फिर हमको वापस मशीनरी को कट करना पड़ता, स्पेस को मैनेज करना पड़ता। दोस्तों टिक करने का पर्पस ये है कि आप एडजस्टमेंट के लिए लाइंस को ब्लॉक कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो। आई होप आपको 100% समझ में आ गया। दिस लाइन इज ब्लॉक फॉर एडजस्टमेंट। यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट होगा, इसलिए बिल्डिंग को हमने नीचे लिखा है। सर बिल्डिंग के बाद, दोस्तों बिल्डिंग के बाद फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारी फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाएगा 90,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में। रेंट, दोस्तों डेबिट वाला रेंट है, यानी ये हमारा एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम रेंट लिखेंगे। रेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर। ध्यान से सुनो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड फिक्स एसेट के नीचे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। सर 1,50,000। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करना। ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये 10% है, तो सर इस पे हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए 15,000। दोस्तों हमें इंटरेस्ट मिल चुका है 15,000। सर अगर ये 15,000 नहीं होता, कम होता या ज्यादा होता, तो दोस्तों ये एक हिडन एडजस्टमेंट होता। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आने वाले कुछ क्वेश्चन में समझाऊंगा। अभी तक यहां तक इस क्वेश्चन तक आपको हिडन एडजस्टमेंट नहीं सिखाए गए हैं, तो इस क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सर और कुछ समझाओ ना। दोस्तों ध्यान से देखो, और एक बात समझाता हूं। उसके बाद क्या है देखो, ट्रायल बैलेंस में। सर ट्रायल बैलेंस में उसके बाद है बैंक लोन इंटरेस्ट। बैंक लोन इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। देखो फिर से समझने वाली बात, मैंने जो आगे बोला कि समझाता हूं, कितना है 30,000। ध्यान से सुनो दोस्तों, आपकी बैंक लोन कितनी है बैलेंस शीट में देखो। सर बैंक लोन इज 3 लाख। ये 3 लाख पे कितने परसेंटेज आप इंटरेस्ट पे करते हो? सर 10%। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। तो सर 30,000 ही तो हमने बैंक इंटरेस्ट पे किया है। दोस्तों अगर ये 30,000 से कम होता या ज्यादा होता तो क्या होता? हिडन एडजस्टमेंट होता। हिडन मतलब एक्सप्रेस करके नहीं बताया, आपको खुद सोचना है, ढूंढ निकालना है। छुपा हुआ एडजस्टमेंट ढूंढ निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये जो 30,000 है ये 3 लाख के 10% है, यानी कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक इसी तरह ये जो इन्वेस्टमेंट के 10% है, दोस्तों यहाँ इनकम भी हमें 10% ही मिली है, यानी कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सर हिडन एडजस्टमेंट आएंगे तो आप सिखाओगे। दोस्तों मेरा काम है ये, मेरी जिम्मेदारी है ये, डिटेल में समझेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर ट्रायल बैलेंस हो गया? यस। सर एडजस्टमेंट करें? यस। पहला एडजस्टमेंट देख के डर लगता है। सर पहला एडजस्टमेंट जबरदस्त है। ध्यान से देखो दोस्तों, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से सुनना,
क्लोजिंग स्टॉक की आपको वैल्यू दी गई है 1,65,000। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, लिखा है इसमें से 50%, दोस्तों 50% स्टॉक की वैल्यू 10% मोर है, तो पहले मैं इसका 50% निकालता हूं 82,500। दोस्तों 82,500 का जो स्टॉक है इसकी वैल्यू मोर बताई गई है। कितनी मोर बताई गई है? 10%, 10% मोर बताई गई है। तो सर इसकी न्यू वैल्यू होगी 90,750। दोस्तों ये उसकी बुक वैल्यू है, ये उसकी मार्केट वैल्यू है। क्या समझ में आया? बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू को आप कॉस्ट भी बता सकते हो, ये उसकी मार्केट वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। सर आगे लिखा है कि बाकी का स्टॉक 165 में से 50% माइनस कर दो तो बाकी कितना रहेगा? सर 50%। दोस्तों 50% यानी 1,65,000 का 50% निकालो। सर अगेन 82,500। सर ये इसकी कॉस्ट है। यस दोस्तों, कहा है इसकी वैल्यू आपको लेस करनी है। कितनी लेस करनी है? 10%। दोस्तों 10% लेस करोगे तो आपकी वैल्यू होगी, सर आपकी वैल्यू होगी 74,250। ये इसकी मार्केट वैल्यू होगी। सर अब इसका क्या करेंगे? दोस्तों वीडियो को पॉज करके पहले इतना समझ लो, वीडियो को पॉज करो, इतना समझो, मैं आगे समझाता हूं। जब आप प्ले करोगे तो मैं आगे समझाऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है और आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है स्टॉक की, ध्यान से देखो। सर ये कॉस्ट प्राइस है 82,500। सर इसकी मार्केट वैल्यू है 90,750। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक इसी तरह सर ये कॉस्ट प्राइस है 82,500 और सर ये मार्केट प्राइस है 74,250। इतना समझ में आना चाहिए। सर इजी तो है, इजी तो है। आपने सिर्फ क्या किया है, कॉस्ट को यहाँ लिखा और सर मार्केट प्राइस को यहाँ लिखा, सर फिर से कॉस्ट को यहाँ लिखा और सर मार्केट प्राइस को यहाँ लिखा। दोस्तों अब मैं जो काम करूँगा ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना, हमें बहुत ध्यान से सुनना। सर वैल्यू चली गई, अरे फिर से लाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो अमाउंट कम होगी, विच एवर इज लेस, उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। सर 82,000 और 90,750 में 82,500 इज द लेस अमाउंट, दिस इज द लेस अमाउंट। और सर इन दोनों में 74,250 इज द लेस अमाउंट, सर दिस वन इज द लेस अमाउंट। दोस्तों इन दोनों का टोटल किया जाएगा। कितना टोटल हो रहा है? सर 1,56,750 will be recorded। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गया। एक बार रिपीट करता हूँ, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1,65,000, उसमें 50% स्टॉक है 82,500, रिमेनिंग 50% है 82,500। सर उसके बाद दोस्तों इस 82,500 की मोर वैल्यू है 10%, दिस इज द मार्केट वैल्यू। इस 82,500 की लेस वैल्यू है 10%, दिस इज द मार्केट वैल्यू। दोस्तों अब हम क्या करेंगे? सर अब हम ये करेंगे कि ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है इसे हम यहाँ लिखेंगे। यस दोस्तों। और सर ये जो मार्केट वैल्यू है इसे हम यहाँ लिखेंगे। यस दोस्तों। सर हम कंपेयर करेंगे जो कम होगी, इन दोनों में कौन सी वैल्यू कम है? सर 82,500। दोस्तों इन दोनों में कौन सी वैल्यू कम है? 74,250। सर इन दोनों का टोटल करेंगे और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे।
समझ में आ गया? यस सर। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट क्या होती है? अमाउंट 1,56,750। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,56,750। और दोस्तों दूसरी एंट्री हम करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,56,750। सर जबरदस्त एडजस्टमेंट था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। 12th स्टैंडर्ड में भी ये एडजस्टमेंट आता है और एग्जाम में पूछा जाता है। सर ये तो आपने जबरदस्त बात बता दी, दिमाग में ये एडजस्टमेंट को अच्छे से फिट कर लेना। यस सर, आगे बढ़े दोस्तों। सर इसके बाद लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 60,000। दोस्तों हमने परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया। परचेज हमें कहाँ मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। दोस्तों अनरिकॉर्डेड है तो हम यहाँ प्लस करेंगे, लिखेंगे अनरिकॉर्डेड कितना सर 60,000। दोस्तों 9 लाख में 60,000 ऐड करोगे इट विल बी 9,60,000। इसकी दूसरी एंट्री करेंगे, परचेज का क्रेडिटर से लेना देना है। परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ यानी क्रेडिटर में हमें एडजस्ट करना है। 60,000 हम क्रेडिटर में एडजस्ट करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम ऐड करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस। शॉर्ट में लिखता हूं दोस्तों अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अनरिकॉर्डेड, चलो पूरा नाम ही लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड 60,000। 1,02,000 में 60,000 ऐड करोगे यू विल गेट 1,62,000। दोस्तों उसके बाद लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। दोस्तों क्रेडिट परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होता है, परचेज रिटर्न में हम प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड। दोस्तों अनरिकॉर्डेड 7,500 है, परचेज में ये प्लस होगा, सॉरी परचेज रिटर्न में ये प्लस होगा 37,500, पर ये परचेज में से माइनस होगा, परचेज में से माइनस होगा 9,22,500। सर ये तो हमने एक ट्रीटमेंट की। यस दोस्तों, इसकी दूसरी ट्रीटमेंट होगी, इसकी दूसरी ट्रीटमेंट होगी क्रेडिटर्स में लेस किया जाएगा, क्रेडिटर्स में से लेस किया जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स में से लेस किया जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 7,500। सर क्रेडिटर्स में से परचेज करके कितनी अमाउंट मिलेगी? 1,54,500। दोस्तों एडजस्टमेंट नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। 4 नंबर का एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। दोस्तों सेल्स हमें कहाँ मिलेंगे? सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। दोस्तों सेल्स में हम प्लस करेंगे और लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स थे। कितने अनरिकॉर्डेड सेल्स थे? 75,000। 15 लाख में 75,000 ऐड करोगे इट विल बी 15,75,000। दोस्तों हमने एक ट्रीटमेंट की है, दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ होगी? सेल्स का डेटर से लेना देना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर्स में आप ऐड करोगे और लिखोगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 75,000। दोस्तों 1,35,000 में 75,000 ऐड करेंगे इट विल बी 2,10,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 5 अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। दोस्तों सेल्स रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। दोस्तों सेल्स रिटर्न में आप प्लस करोगे
और लिखोगे अनरिकॉर्डेड। दोस्तों अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न आर 22,500। 22,500 सेल्स रिटर्न में तो ऐड होगा, इट विल बी 82,500, पर दोस्तों सेल्स में से ये माइनस होगा, तो सेल्स की नेट अमाउंट हमें आउटर कॉलम में मिलेगी 14,92,500। 14,92,500। आशा करता हूं एवरीथिंग इज बीइंग अंडरस्टूड। सर इसकी दूसरी एंट्री कहां करेंगे? दोस्तों अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न डेटर से लेना देना है इसका, बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से लेस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। द अमाउंट इज 22,500। दोस्तों 22,500 लेस करेंगे, इट विल बी 1,87,500। आई होप सो, देख लेता हूं, चलो 1,87,500। यस दोस्तों। सर एडजस्टमेंट नंबर 6 नंबर का एडजस्टमेंट कहता है आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। दोस्तों वेजेस हमें कहाँ मिलेंगी? सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। दोस्तों आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करनी बाकी है, तो हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को वेजेस में ऐड करेंगे। कितनी वेजेस हैं? 15,000। 60,000 में 15,000 को ऐड करोगे, यू विल गेट 75,000। दोस्तों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी? क्योंकि हमें किसी को पे करना बाकी है, दिस इज अवर लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग wages. What is the amount? The amount is 15,000. I hope everything is clear. Yes sir. आगे बढ़ते हैं। 15,000 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, आग लगी थी और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दिया। दोस्तों पहली बात तो आग लगेगी तो गुड्स चले जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? सर ये कहीं ना कहीं भगवान के घर चले जाएंगे। दोस्तों goods are going out but this is not sales, goods are going out other than sales। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम परचेज में से माइनस करेंगे गुड्स बर्न्ड। कितने रुपीस के गुड्स जल गए? सर 15,000। 15,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 9,07,500। दोस्तों इसकी दूसरी एंट्री, क्या हमारा नुकसान हुआ? नो सर, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे दे दिए। तो दोस्तों हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, हमारे लिए रिसीवेबल है। रिसीवेबल यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितने रुपीस हमें लेने हैं? सर हमें 15,000 रुपीस इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं। सो 15,000 रुपीस बैलेंस शीट में एसेट साइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुड्स ऑफ रुपीज 7,500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दोस्तों गुड्स बिजनेस में से गए, कहाँ गए? मालिक के घर गए। दोस्तों क्या ये सेल है? नो सर, सेल नहीं है, तो उसका मतलब है ये अदर देन सेल है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम परचेज में से माइनस करेंगे गुड्स विड्रॉन। सर परचेज का तो जबरदस्त ट्रीटमेंट हुआ इस क्वेश्चन में। दोस्तों ऐसी ट्रीटमेंट बार बार देखने को नहीं मिलती, तो अच्छे से समझ लेना, 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आने वाला है। गुड्स विड्रॉन 7,500। तो सर परचेज की नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखी जाएगी 9 लाख रुपीस। दोस्तों अभी तक हमने इस एडजस्टमेंट की सिर्फ एक ट्रीटमेंट की है, गुड्स विड्रॉन यानी एक तरह का ड्राइंग्स यानी ओनर की कैपिटल रिड्यूस होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम फिर से माइनस करेंगे और लिखेंगे गुड्स
withdrawn 7,500। सर एक एडजस्टमेंट बाकी है दोस्तों, 9 नंबर का एडजस्टमेंट ध्यान से सुनो। एडजस्टमेंट नंबर 9 में लिखा है लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 7,500 wrongly debited to लेबर चार्जेस। दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि आपने मशीन पे कोई खर्चा किया था तो मशीन की वैल्यू में ऐड होना चाहिए, पर आपने गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप वेजिस लिखते हो वेजिस में रॉन्गली रिकॉर्ड किया है। रॉन्गली, तो सर रॉन्गली रिकॉर्ड किया है तो सर माइनस कर दो। यस दोस्तों, यहां हम माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड। दोस्तों रॉन्गली रिकॉर्डेड है, माइनस करेंगे, कितनी अमाउंट माइनस करेंगे 7,500, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 67,500। इसकी हमने दूसरी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं की है। दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी सर? दूसरी ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि ये मशीन से जुड़ा हुआ एक्सपेंस है तो सर मशीन को इंस्टॉल करवाने का एक्सपेंस आपने हमें जनरल एंट्री में सिखाया है। सर आपने सिखाया है आप मशीन की वैल्यू में ऐड कर दो इंस्टॉलेशन चार्जेस 7,500। सर इसका टोटल कितना होगा? 1,35,000 में 75,100 ऐड करोगे, यू विल गेट 1,42,500। सर क्वेश्चन कंप्लीट? यस दोस्तों, जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है वो कंप्लीट। अब हमें खुद इस क्वेश्चन को क्लोज करना है। सर क्लोज करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। यस दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट को मेरे पास आंसर्स रेडी हैं, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, मैं आपको टोटल्स बता दूंगा, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है, ये टोटल सही है, बिल्कुल चिंता मत करो। दोस्तों क्रेडिट साइड का टोटल किया गया और डेबिट साइड का भी टोटल किया गया। पता चला मेरे पास आंसर रेडी है दोस्तों। पता चला डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। सर क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? सर क्रेडिट साइड का टोटल आया 16,49,250। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दो ही अमाउंट है, इन दोनों का टोटल किया गया। सर उसके बाद डेबिट साइड का टोटल किया तो वो कम था। यस दोस्तों, डेबिट साइड का जो भी टोटल हुआ वो माइनस करके एक डिफरेंस निकाला गया, वो डिफरेंस यहाँ डेबिट साइड लिखा गया। इस डिफरेंस को क्या कहेंगे? पहले मैं अमाउंट्स कंफर्म कर लूँ, 90,000, 9,15,000 एंड 67,500। दोस्तों इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बताते हैं और इसे हम ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितनी अमाउंट? 5 लाख। डिफरेंस मेरे पास रेडी है दोस्तों, 5,76,750। दोस्तों इसकी दूसरी एंट्री की जाएगी। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ की जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ये ट्रांसफर किया जाएगा। 5,76,750। नाम वही लिखा जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। दोस्तों नाम वही लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से लाए आप? ट्रेडिंग अकाउंट। सर अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम चेक करेंगे कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, कौन सी साइड का कम। दोस्तों मेरे पास आंसर्स रेडी हैं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है विच इज मोर देन डेबिट साइड टोटल 6,750। दोस्तों इसी को हम डेबिट साइड लिखेंगे। इसमें से हम डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स को माइनस करेंगे, दैट इज 1,80,000, 1,20,000, 75,000, 9,000, 80,000 एंड 30,000। तो सर हमें डिफरेंस मिलेगा 1,68,750। सर इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे और इसे ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट कहाँ है दोस्तों? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपके पास कैपिटल है, इसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, यानी कि ये नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड किया जाएगा 1,68,750। दोस्तों ऐसा करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। अब हम बैलेंस शीट में कैपिटल का टोटल करेंगे, दैट इज 7,68,750। दोस्तों इसमें से हम दोनों ड्राइंग्स को लेस करेंगे, this drawing which was given in the question and this drawing which was given in the adjustment of the question। सर लेस करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? ये दोनों अमाउंट लेस करेंगे, you will get 7,43,250। सर अब क्या होगा दोस्तों? अब बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल किया जाएगा, जो कंपलसरी सेम होना चाहिए, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। डेबिट साइड अमाउंट्स हैं 7,43,250, 3 लाख, 1,22,500, 1,54,500, 1,500 एंड 15,000। सर टोटल हो रहा है 12,36,750। दोस्तों एसेट साइड हमारे पास बहुत सारी अमाउंट्स हैं, 1,42,500, 4,50,000, 90,000, 1,50,000, 15,000, 1,87,500, मैं चेक कर रहा हूं दोस्तों, 45,000 एंड फाइनली 1,56,750। सर ये टोटल भी 12,36,750 हो रहा है। ये दोनों दोस्तों इक्वल आने चाहिए, यानी कि टैली होने चाहिए। सर समझ में आ गया दोस्तों? अगर समझ में आ गया है तो अब आपको कॉपी करना है, टाइम टू कॉपी। चलो दोस्तों कहाँ तक का पोर्शन, चलो कहाँ तक का पोर्शन सर? जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स माय डियर फ्रेंड्स। सर दोस्तों डेबिट साइड में परचेज तक का, डेबिट साइड में परचेज का नेट आंसर जहां तक आ रहा है वहां तक का कॉपी कर लो। बाद में मैं आपको लोअर हाफ ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट शो करूंगा। My dear friends, lower half of the trading account is in front of you। दोस्तों इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ तक कॉपी करोगे? तो रेंट तक कॉपी करो। रेंट, डेबिट साइड आपको रेंट दिखाई दे रहा है, वहां तक कॉपी करो। सर उसके बाद दोस्तों रेंट के बाद से लोअर हाफ ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टिल द टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। I hope दोस्तों everything is being understood in the most नहीं, बेस्ट मैनर, मोस्ट पॉसिबल वे, जितना बेस्ट पॉसिबल है उस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। सर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद बैलेंस शीट में कहाँ तक का कॉपी करोगे? सर बैंक लोन, सॉरी बिल्स पेएबल तक कॉपी करो दोस्तों, बिल्स पेएबल तक कॉपी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्स पेएबल के बाद से टिल द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज लोअर हाफ ऑफ द बैलेंस शीट।
दोस्तों इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो मैंने सिखाया, क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक का इतना पोर्शन कॉपी कर लो, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन आपको शो करता हूं। एंड फाइनली दोस्तों, लोअर हाफ ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई होप दोस्तों द होल क्वेश्चन इज अंडरस्टूड इन द बेस्ट वे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक दोस्तों टाटा, बाय बाय, टेक केयर।